आप सबसे निवेदन है कि आप अपना माइक म्यूट पर रखें। आदरणीय गणमान्य, न्याय विभाग के सम्मानित अधिकारीगण, टेलीलॉ, न्याय बंधु, प्रो बोनो क्लब और लीगल लिटरेसी के सहभागी एवं फील्ड कार्यकर्ता और हमारे ऑनलाइन साथी, आप सभी का मैं संविधान दिवस के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकारों और फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्यों के विषय पर इस वेबिनार में मैं स्नेहा, न्याय विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब सचिव न्याय विभाग श्री SKG रहाते सर से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे आज के अतिथिगण को स्मृति चिन्ह देकर अभिवादन करें। अब हम डॉक्टर GV राव जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। अब हम डॉक्टर नुज़हत परवीन खान जी, प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया का स्वागत करते हैं। अब हम डॉक्टर अनुराग दीप जी, प्रोफेसर ILI का स्वागत करते हैं। अब मैं संयुक्त सचिव श्री नीरज कुमार गयागी सर से अनुरोध करूंगी कि वो सचिव न्याय विभाग श्री SKG रहाते सर को स्मृति चिन्ह देकर अभिवादन करें। अब मैं उप सचिव B चंद्र मोहियार सर से अनुरोध करूंगी कि वो अतिरिक्त सचिव न्याय विभाग श्री राजेंद्र कश्यप सर को स्मृति चिन्ह देकर अभिवादन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य और जो लोग लाइव शामिल हुए हैं, सबसे अनुरोध करूंगी कि हम सब मिलकर भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़ें। इसके लिए मैं अब सचिव न्याय विभाग श्री SKG रहाते सर से अनुरोध करूंगी कि इस कर्म को आगे बढ़ाएं। माइक ऑन कर लिया। माइक ऑन करो। भारत का संविधान हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अपने सहभागी श्री आशुतोष जी से निवेदन करूंगी कि कार्यक्रम के सत्र को आगे बढ़ाएं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव कार्यक्रम के अगले क्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार का उद्देश्य है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों को स्पष्टता के साथ समझें और अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। अब मैं श्री राजेंद्र कश्यप जी, अतिरिक्त सचिव न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को उनके स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। सर। Respected Secretary, Government of India, Department of Justice, Eminent Speaker, Dr. Anurag Deep Ji, Professor ILI, Dr. Nuzhat Parveen Khan, Professor Jamia Millia Islamia, Dr. G.V. Rao, Senior Advocate, Supreme Court of India, my colleagues from Department of Justice, partner agencies of Access to Justice Division, representative from legal service authorities, distinguished advocates, invitee, dignitary, VLEs, paralegal volunteers. I am honored to be part of this important webinar on constitutional rights and fundamental duties. It is good to see large number of participation from the grassroots functionaries, VLEs and PLVs. I trust this speaks volume of our respect to the Constitution of India, as it is the greatest and most sacred text for us. Friends, everything which is there in modern India today is a creation of the Constitution. And all of us who, whatever we have attained in our life to this great document which our forefather has brought together with great effort and given us this particular Constitution. Tomorrow is the Constitution Day, and of late, from say 2015 particularly, the government has made special effort to tell about the Constitution to the masses. And this occasion at that grand level was earlier not celebrated, though in Supreme Court and many other level of courts and public places, some people celebrated this day as a law day or maybe some other name they had given. But government from 2015 onwards took a strong resolve to educate every citizen and every person who is living in this great country that what the Constitution is and what all it contains. Therefore, this discourse, which actually focuses on fundamental duties as well as fundamental rights in this particular webinar of today's, which is a series of webinar which our department Access to Justice Division has actually piloted. It is in one of the series of those seminars. So this theme of today's webinar is fundamental rights and fundamental duties. Baba Sahab Dr. Ambedkar, while presenting this constitution on 26th of November 1949, has categorically said in his speech on that particular day that whatever good a constitution may be, unless the people who implement and execute those, they are not good, the good constitution will become a bad constitution. And even if a bad constitution is entrusted to good set of people, they will make that constitution also a good constitution, because we are a democracy and we are world biggest democracy. Therefore, democracy is nothing else but associated living of people. Everybody living in that territory, in that land, they resolve to come together and be a one set of people, one nation. So therefore,
democracy is a pious and spiritual principle. It is not only a political principle. So this rights and duties, Gandhi ji has said that to avail your rights, you have to perform your duties in a very diligent manner. And we are a common law country, and in common law, the jurisprudence has evolved, and the law of tort says that you have a obligation to perform other rights in a very appropriate manner. The law of tort and whole jurisprudence of law of tort is actually related intimately to the duties which an individual has to perform. So today we will be deliberating. We have excellent and very experienced professors and practitioners of law with us in this particular seminar, and we would be keen to listen to them, that what all are their assessment and what all are their views on this particular aspect. In one of the years, 2 years back, our department was entrusted specific task to work on fundamental duties and spread that particular initiative across the country. And we did a good job during that year. And every nook and corner, that message was taken, and millions of people across spectrum of government or private or schools or children, they participated in that initiative. So we are moving forward in that direction, and I want to thank Disha, Access to Justice Division, which they have initiated this particular initiative to build a dialogue across the country with cross-section of people using this particular medium to deliberate and talk about these new things and new concerns which people face. And I'll not take more time. I thank every one of you and welcome all of you into this particular webinar. And I want to extend my thanks to my colleagues that they have given me opportunity to say a few words on this particular occasion. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद सर आपके स्वागत संबोधन के लिए। अब मैं डॉक्टर अनुराग दीप जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अनुराग दीप जी राष्ट्र निर्माण में मौलिक अधिकारों के महत्व विषय पर अपने विचारों से हम सबको प्रेरित करेंगे। डॉक्टर अनुराग दीप जी इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सर ने अपनी कानूनी शिक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पूरी की है। एक लॉ टीचर के रूप में सर का 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है और सर ने केस बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग का इस्तेमाल किया, स्पेशली फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स। और सर ने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के माध्यम से लॉ एंड कोविड-19 के नाम से एक वेबिनार सीरीज का भी आयोजन किया है, विच इज सिमिलर टू आवर दिस वेबिनार। सर धन्यवाद आशुतोष जी। सम्माननीय सेक्रेटरी साहब, राहते जी, श्री राजेंद्र कुमार जी, मेरे प्रिय मित्र राघवेंद्र जी, प्रोफेसर नुजहत मैडम जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की विधि विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर जी.वी. राव साहब सीनियर एडवोकेट, आशुतोष जी जिन्होंने मेरे साथ कम्युनिकेट किया, यहाँ उपस्थित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति, ऑनलाइन हम लोगों से जुड़े हुए अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण, मैं धन्यवाद देता हूं मिनिस्ट्री को इस महत्वपूर्ण विषय पर यह चर्चा रखने के लिए। मेरा विषय है देश के निर्माण में मौलिक कर्तव्यों की क्या भूमिका है। हम लोगों ने अधिकारों की चर्चा बहुत बार की है, अधिकार की चर्चा हमेशा करते भी हैं। वास्तव में हमारा संविधान जब बना था तो मूल कर्तव्य करके कोई साफ साफ दो टूक शब्दों में बात नहीं कही गई थी। अधिकारों की बात करने के लिए मौलिक अधिकार था, उसके अलावा अन्य भी अधिकार थे, लेकिन मूल कर्तव्य को लेकर कोई बात नहीं कही गई थी। तो आज जिस पॉइंटर्स के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं, अगली स्लाइड पे आ जाए, वो ये कि संवैधानिक अधिकार का क्या अर्थ है। तो मैं संक्षेप में कहूंगा, संवैधानिक अधिकार का अर्थ है वे अधिकार जो हमारे संविधान में दिए गए हैं
वह सबसे उसमें शक्तिशाली अधिकार है जो मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 में है। उसके अलावा भी अधिकार हैं जो अन्य भागों में है। मिसाल के तौर पर संपत्ति का अधिकार, वह संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं है जितना हमारा मौलिक अधिकार है। तो कई संवैधानिक अधिकार हैं। दूसरा बिंदु है मूल कर्तव्य। वह कहां है और क्यों है, इसमें कई वक्ता चर्चा करेंगे। मैं संक्षेप में इतना ही बताना चाहूंगा, और शायद हम में से सब लोगों को पता भी होगा कि स्पष्ट रूप से यह अनुच्छेद 51 क में बताया गया है। लेकिन हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे अन्य भी कर्तव्य है हमारे पास संविधान में। मूल कर्तव्य क्यों होने चाहिए, और मौलिक जब हमारा जब संविधान बन रहा था तो उस समय भी तो लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी, पर उन्होंने यह नहीं डाला। उसके पीछे कारण क्या था? मैं समझता हूं उसके दो कारण थे। एक तो कारण यह था कि जब संविधान की रचना हो रही थी तो उस समय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे थे जो हमारे ऊपर लागू होते थे, हमारी ड्यूटी के बारे में बात करते थे, जिसकी चर्चा मैं अगली स्लाइड में करूंगा कि वो कौन कौन से प्रावधान थे। वास्तव में वो प्रावधान मौलिक अधिकार में भी थे, जो कहते थे कि कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो हमारे ऊपर लागू होते हैं, क्योंकि तभी दूसरे का जो अधिकार है वो सुनिश्चित हो पाएगा। पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने जो जेल में लंबा समय बिताए थे, जिनके परिवार के लोग ने अपनी कुर्बानी दे दी थी, वो इस देश की व्यवस्था के बारे में, देश को क्या चाहिए उसके बारे में हमसे बेहतर जानते थे। उन्होंने देश के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी थी उसको निभाया था, जो उनका कर्तव्य था। समाज के प्रति जिम्मेदारी थी उसको भी निभाया था, लोगों को जागृत करके। व्यक्तिगत जो उनकी सुविधाएं थी उसका परित्याग किया था। तो उनका यह मानना था कि यह सब ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही इनहेरेंट है, कि देश के प्रति हमें सतर्क होना चाहिए, हमें देश के प्रति बलिदान करना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए। यह सब ऐसी बातें जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे घर कोई आता है तो हम जो है बच्चों को बताते हैं कि आने पर उनको प्रणाम करना है। हमने अपने यहां कोई चार्टर लिख कर नहीं रखा है कि कोई बड़ा आएगा तो उनको प्रणाम करना है, दादा आएंगे तो उनके पैर छूने हैं, साथ के लोग उनको ग्रीट करना, ये हमने लिख कर नहीं रखा है। क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने आप वो फ्लो कर जाती हैं, ये इनहेरेंट है हमारे अंदर। तो उनके दिमाग में यह था कि ये सब बातें तो इनहेरेंट है, ये खुद ही खुद हमारे संस्कारों से, घर के संस्कारों से आएंगी। दूसरा, जो हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो उसमें जो बिल्डअप होना है वो शिक्षा के माध्यम से आएगा। शिक्षा में ऐसे संस्कार दिए जाएंगे, विद्यालयों में ऐसे संस्कार दिए जाएंगे, और इसलिए इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिए उन्होंने मौलिक कर्तव्य को वहां नहीं डाला, क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज है जिसमें केवल जरूरी बातें देनी चाहिए। तो ये क्यों मौलिक कर्तव्य को अब देना पड़ा? 1976 में इमरजेंसी के बाद इसको लाया गया। उस समय की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों को कुचल दिया गया था। इसलिए जनता में थोड़ा भाव डालना चाहते थे कि भाई मौलिक कर्तव्य भी आपका है। वास्तव में उसकी पृष्ठभूमि तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बड़ा अच्छा काम हुआ। मैं कहूंगा 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में जो कुछ अच्छे काम हुए, उसमें एक अच्छा काम यह हुआ कि मूल कर्तव्य का इनकॉर्पोरेशन हो गया। बाद में अगले संविधान संशोधन 43वें 44वें के द्वारा कई संविधान संशोधनों को खत्म कर दिया गया जो 42वें संशोधन में हुए थे, लेकिन मूल कर्तव्य को जनता पार्टी की सरकार ने खत्म नहीं किया। इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार थी या दूसरी सरकार थी, मूल कर्तव्य एक ऐसा प्रावधान है जिसको दोनों दलों का समर्थन प्राप्त हो गया। वरना बहुत सारे प्रावधान थे जिसको कि बाद की सरकार ने, बाद की संसद ने हटा दिया था। तो मूल कर्तव्य एक ऐसा प्रावधान है जिसको संसद के सभी दलों का समर्थन एक तरह से प्राप्त हो गया। अगले स्लाइड पे आ जाए। सबसे पहले उद्देशिका में आते हैं, और उद्देशिका में हमने कहा है कि जो जितनी बातें हमने कही है, मिसाल के तौर पर ले ले कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय,
मिसाल के तौर पर ले लें कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा। इसके बाद में क्या कहा गया है? बाद में कहा गया है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है और इसमें लिखा भी है, कि हम क्या कर रहे हैं? सोलेमली प्रॉमिस कर रहे हैं, हम दृढ़ संकल्प होकर हम दृढ़ संकल्प ले रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जब आप प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा का मतलब ये होता है कि हम तैयार हैं, हमको कर्तव्य है। ये कहते हैं ना, प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमने वचन दिया है इस संविधान में, पहले ही पृष्ठ में हमने वचन दे दिया है सारे देश को। ये सरकार को नहीं कहा गया है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग इसको स्वयं को अर्पित करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है केवल, सरकार की जिम्मेदारी भाग 3 में है और जगह पर है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहां जो बातें कही गई है उसको हम पूरा करें, क्योंकि हमने दृढ़ संकल्प लिया है। संकल्प पूरा करना हमारा एक कर्तव्य है। इसलिए भी शायद उस समय यह कहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम चले आए मूल अधिकारों में चले आए। हमने हमेशा सुना है मूल अधिकार वास्तव में राज्य के ऊपर नियंत्रण है, लेकिन हम देखेंगे ध्यान से तो कई मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो व्यक्ति पर भी लागू होते हैं। मिसाल के तौर पर 15(2) ले लीजिए आप। 15(2) राज्य पर भी लागू है और व्यक्ति पर भी लागू है। जहां यह बात कही गई है कि जो है आप जो सार्वजनिक स्थान है, कुएं हैं, घाट हैं, उन स्थानों पे कोई व्यक्ति, मैं भी नहीं मना कर सकता किसी को आने से। अगर मैं मना करूंगा सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक मंदिर पे, सार्वजनिक जो जगह है, तो वह भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। वो केवल राज्य के विरुद्ध लागू नहीं है। दूसरा अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता के विरुद्ध, अस्पृश्यता का समूल नाश किया जाता है। यह किसी केवल राज्य के विरुद्ध नहीं है कि राज्य ही डिस्क्रिमिनेट करेगा, राज्य ही जब ऐसी बात करेगा तो हमने भी अगर ऐसा किया तो मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो हमारी ड्यूटी है नॉट टू डू दैट। 23 पे आ जाए, वह भी केवल राज्य पे लागू नहीं है, वह भी व्यक्ति पे लागू है। अगर हम शोषण करते हैं किसी का, तो वह व्यक्ति भी सीधे मौलिक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वहां यह क्वेश्चन नहीं हुआ कि राज्य के विरुद्ध नहीं है। तो ये 3 जो कम से कम ऐसे हैं जो मुझे दिखते हैं कि ऐसे अधिकार है जो हमारे ऊपर, अपोजिट पार्टी के ऊपर कर्तव्य निर्धारित करते हैं अन्य मौलिक अधिकारों की तुलना में। बाद में हम जानते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति एक बनी थी। स्वर्ण सिंह समिति ने इस मौलिक कर्तव्य को अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करने को कहा। नए समितियों में वर्मा समिति बनी थी, जेएस वर्मा समिति बनी थी, ईरानी महोदया की भी एक समिति थी। और इसमें बहुत एम्पल मटेरियल है कैसे इसको इन्फोर्स किया जाए, इस बात को लेकर, इसके उपयोग को लेकर कई निर्णयों में बातें कही गई है। 2 निर्णयों का विशेष रूप से जिक्र करूंगा। एक विजय इमैनुअल का निर्णय है। विजय इमैनुअल के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर चर्चा की कि क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो कहा साफ साफ मौलिक कर्तव्य है हमारा। देश के संविधान, देश के जो एम्ब्लेम है, देश की जो चीजें हैं, उनके जो है उसके सम्मान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहा गया कि सम्मान जो है कोई बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करने की चीज नहीं है, जिसको कहते हैं ना कीपिंग इट ऑन स्लीव्स। अगर कोई व्यक्ति सम्मान करता है और किसी कारण से, किसी विश्वास के कारण वो खड़ा नहीं होता राष्ट्रगान के समय, तो उसको हम असम्मान नहीं कहेंगे, क्योंकि उस मामले में उन्होंने कहा था कि हमने जो है सम्मान किया है। वैसे ही ये आश्चर्य की बात है कि यह मामला अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि यह मामला संविधान पीठ को दिया गया था, अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं आया। दूसरा मामला है रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। रंगनाथ मिश्रा जो पूर्व चीफ जस्टिस थे, उन्होंने स्वयं ही एक लेटर लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट को और कहा था मौलिक कर्तव्यों को हमें इन्फोर्स करना चाहिए। वो एक ऐसा इस तरह कई मामले हैं जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों को कैसे लागू किया जाए। तो मौलिक कर्तव्य वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इंटरप्रिटेशन में कई जगह उपयोग किया है। एक बात जो और कहूंगा मैं कि वास्तव में इसके जो हम लोग जब बात करते हैं कर्तव्य की, तो कर्तव्य का मतलब क्या है? कर्तव्य का मतलब नैतिकता है। पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य होता है। शिक्षक का अपने विद्यार्थी के प्रति, विद्यार्थी का अपने शिक्षक के प्रति धर्म होता है, और धर्म को ही कर्तव्य कहा गया है। हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा में जो धर्म शब्द का यूज हुआ है वो रिलीजन के लिए नहीं हुआ है, वो कर्तव्य के लिए हुआ है। ये उसका कर्तव्य है। लेकिन क्यों आखिर उस कर्तव्य के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा काम कमजोर हुआ? उसका शायद मैं समझता हूं एक बड़ा कारण है कि जो पश्चिम से स्वतंत्रता का आंदोलन चला, जिसको वेस्टर्न लिबर्टी कहते हैं, उस वेस्टर्न लिबर्टी ने जो व्यक्ति है उसको केंद्र में रखा।
उसने कहा केंद्र में व्यक्ति रहेगा, उसकी चॉइस, वो इंडिविजुअल की चॉइस जो है सिग्निफिकेंट है, सोसाइटी से बहुत लिंक नहीं है। हमारी व्यवस्था में उल्टा रहा। हमारी व्यवस्था में यह रहा कि सोसाइटी के लिए व्यक्ति को अपनी चीज को कुर्बान करना चाहिए, और एक बड़ी व्यवस्था के लिए सोसाइटी को हम कुर्बान कर सकते हैं। कुर्बान करने का मतलब खत्म नहीं कर देना है। तो जैसे अब वेस्ट में क्या आया, आई हैव ए राइट टू चूज, तो आई कैन चूज एनी ड्रेस आई लाइक, हु आर यू टू इंटरफियर? दिस वाज नॉट द केस इन इंडिया. India always expected that yes, you have a right to choose your dress, you have a right to choose your food, you have a right to choose your partner, but the way society not permits, but society reasonably feels. If the society goes, maybe does something which is unlawful, illegal, that is not permissible. लेकिन हम कैसे कपड़े पहनेंगे, हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, किसके साथ रह सकते हैं, किसके साथ नहीं रह सकते हैं, इसको लेकर वेस्टर्न लिबर्टी की जो भावना या धारा चली है, उसमें से जो अच्छी चीज है उसको हमको ग्रहण करना है। जैसे कहते हैं ना, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए, कि वेस्ट से जो अच्छी चीज आ रही है उसको हम ग्रहण करें, और वेस्ट से जो बहुत सारी चीजें हैं जो वहां के लिए प्रॉब्लम क्रिएटर हो रही हैं, हमको उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये नैतिकता यानी मोरालिटी और लिबर्टी को, इसके बीच जो कंपटीशन का भाव दिखाया जा रहा है, और कई बार लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये नैतिकता जो है, ये दिस इज one of the things that is coming in between the liberty, that I don't think is the correct proposition. देखिए अगली स्लाइड है क्या? यस, आखिरी जो है मैं कहूंगा कि क्या इसका रास्ता, वे अहेड क्या है यहां से आगे जाने का? वे अहेड क्या है? एक तो संविधान में हमने प्रावधान कर दिया। पहले तो लोगों ने सोचा इसकी जरूरत नहीं है, बाद में चाहे जिस मंशा से ये प्रावधान आ गए, लेकिन आप देखेंगे कि जीएस वर्मा समिति ने कहा है कि देश की आजादी के इतने साल बाद भी हम देख रहे हैं कि मौलिक कर्तव्यों के लेवल पर काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कानून इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप एक सीमा के बाद नहीं कर सकता। उसको जितना करना था उसने किया। अब क्या करना है? करना यह कि पहले तो यह समझना है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये कोई नैतिकता की बात नहीं रह गई केवल। 1976 के बाद हम सबों का ये विधिक कर्तव्य, कानून जो है चाहता है कि हर नागरिक के ऊपर ये 11 जो कर्तव्य है लागू होते हैं। वो 11 कर्तव्य बहुत स्पष्ट है। वो देश के प्रति है, व्यक्ति के प्रति है, वो रिफॉर्म की भावना, जैसे 2H को आप देखें तो वहां कहा गया स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हम इंक्वायर करें, एक दूसरे से इंक्वायर करें कि क्यों हो रहा है, बट नॉट जस्ट टू इंक्वायर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लाइक प्रेस रिपोर्टर, नॉट जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, बट 2H बाद में कहता टू रिफॉर्म, नॉट ओनली इंक्वायर, नॉट ओनली क्रिटिसाइज, but also suggest way to reform, because asking question is probably the easiest task one can do. Reform, do you have any suggestion to reform? Yeah, this is duty, the word speaks like that. तो हमारा रिफॉर्म कैसे हो? हम समझते हैं कि ये जो आज जो बात हो रही है, ये इसी दिशा में हो रही है कि कैसे हम यहां से आगे बढ़ सकें। मैं 2 उदाहरण दूंगा छोटा सा। यदि हम समझते हैं कि हम बहुत एनलाइटेंड सिटीजन हैं, तो घर है, घर में हम अपने घर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि नागरिक होने के नाते हर जगह ये चीज लागू होती है। घर में हमारा खाना, कितना खाना हमारा बर्बाद होता है, ये कोई नैतिकता की बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, कस्टम की बात नहीं है, ये कानून में है, कानून के प्रावधानों में है कि ये चीजें बर्बाद नहीं होनी चाहिए। कितना खाना हमारा बर्बाद होता है। कूड़े का निस्तारण हम कैसे करते हैं? लॉ है ऑलरेडी हमारे पास, पर इतना बड़ा देश है, उसमें जो लॉ है वो किसी एक व्यक्ति के लागू करने से नहीं होगा। ये तो रथ है, रथ के 2 पहिए हैं, एक पहिया सरकार है, दूसरी पहिया जनता है। एक पहिया अगर चलेगा, दूसरा पहिया नहीं चलेगा, तो रथ तो आगे नहीं बढ़ेगा कभी भी। तो ये दोनों पहियों को चलना होगा। तो कूड़े का निस्तारण कैसे होता है? अब मुझे पता है कि उसमें कई तरह की कठिनाइयां हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर एक हिस्सा ऐसा है जिसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पे किया और रोज करते हैं। कितने पॉलिथीन का प्रयोग करते हैं? हाँ, सब्जी लेने जाते हैं, कई बार जो है घर में भी मैंने लोगों से बात की, दोस्तों से बात की है, भैया सब्जी लेने गए, मैं अपना झोला लेकर गया हूं, अपना बैग लेकर गया हूं, जो सब्जी देने वाला है वो खुद ही जो है उसको पॉलिथीन में डालने लगता है। मैंने मना करता हूं, वो खुद तैयार है देने को। ये पिछले 30-40 सालों में ऐसी आदत हो गई है जिसको हम कहते हैं बर्नआउट, प्रोफेशनल बर्नआउट कहते हैं। एक्सेप्ट कर लिया सिस्टम को, एडेप्ट कर लिया है, क्योंकि लोग मांगते भी हैं। एक छोटा सामान लेंगे, एक पॉलिथीन दे दीजिए हमें साथ में। मैं कहीं को बोलता हूं कि भाई क्यों इसको मांग रहे हो, जरूरत क्या है आपके पास, तो आप सामान लेके जा सकते हो। नहीं वो ठीक है, वो तो ठीक है। तो पॉलिथीन जैसी चीज है। और मैंने गेस किया कि अगर हर शनिवार के शनिवार मैं मार्केट जाता हूं और सब्जी लाता हूं, तो कम से कम 20-25 पॉलिथीन के थैले हो जाते हैं। और अगर मैं अपने थैले में लेता हूं
तो 3-4 जो ऐसे थैले हैं वो रहते हैं, बाकी थैले सब्जी में आते हैं। तो एक हफ्ते में मैं करीब 25 पॉलीथीन के थैले की बचत कर सकता हूं। आप सोच सकते हैं 52 हफ्ते आते हैं। ये छोटी सी शुरुआत है। इसके लिए सरकार कोई पुलिस नहीं लगाएगी, इसके लिए सरकार कोई दरवाजा खटखटाएगी नहीं रोज रोज जाकर, इसके लिए कोई अलार्म नहीं बजाया जाएगा। ये तो हमें करना होगा। क्यों? क्योंकि हम सबका मौलिक कर्तव्य है। अगला उदाहरण है, हमारे साथ जो सहयोगी हैं उनसे कैसे बात करते हैं, क्या उनकी भी चिंता करते हैं? हमारे मेड सर्वेंट हैं, शायद जिनके बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा। एक दिन के लिए हम सोच लें बिना मेड सर्वेंट के कितनी दिक्कत होती है। हमारे चालक हैं, ड्राइवर हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको उनके जो सरकार की स्कीम उनके तक मिल रही है कि नहीं मिल रही है, थोड़ी उनकी चिंता करना भी हमारे मौलिक कर्तव्य का पार्ट है। हा? दूसरा उदाहरण देता हूं जो बाहर का है। हम मेट्रो में जाते हैं, एक बैठे हुए हैं, कुछ सीटें बनी है जो हम उनके लिए बनी है जो 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 सीनियर सिटीजन है, जो सिख हैं, जो महिलाएं हैं, वहां बैठे हैं। हम उठ जाते हैं, ये अच्छी बात है। ये कोई हम कोई ये उपकार नहीं कर रहे हैं, ये तो रिक्वायर्ड है, वहां लिखा भी है, कर्तव्य भी है हमारा। पर हम एक ऐसी सीट में बैठे हैं जो उनके लिए रिजर्व नहीं है। क्या तब भी हम उनके लिए सीट छोड़ पा रहे हैं? मेट्रो में हर रोज का अनुभव होगा हमारा, और हम देखते हैं कि वो खड़े रहते हैं, एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं अपने बच्चों के साथ भी हैं। मेरा अनुभव है कि 80% टाइम लोग वहां खड़े नहीं होते। ठीक है, कभी कभी तो उनमें से कुछ लोग झगड़ा भी करते हैं कि महिलाओं के लिए तो पहली वाली आपको रखा ही है, पहली मेट्रो, पहली वाली जो कोच है महिलाओं के लिए, वहां क्यों नहीं जाती हैं? ठीक है, तो अगर हम इनलाइटेंड सिटीजन हैं तो हम उनके लिए भी जगह दे सकते हैं। पर दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आई वुड गो टू फर्दर। कैन यू आर्ग्यू फॉर देम और नॉट? आप खड़े हैं और क्या आप जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप इनको जरा बैठने की सीट दे दीजिए? अगर आप कर रहे हैं तो अपने मौलिक कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। कोई नैतिकता की बात नहीं है कि हमारा धर्म है, हमारा नैतिकता है मेट्रो का। आखिरी उदाहरण दूंगा सिगरेट को लेकर, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है मेरे साथ। मैं चला जा रहा था अपने एक ऑटो में, शेयरिंग ऑटो में जा रहा था, और सामने बैठा एक साहब थे, वो सिगरेट पीना शुरू कर दिए। तो ड्राइवर साहब ने कहा कि भैया आप सिगरेट मत पियो यहाँ पे। उन्होंने कहा तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? बोला नहीं आप उतर जाइए। अब वो झगड़ा करने लगे। एक ड्राइवर जो है, ड्राइवर की क्या हैसियत की वो जो है बोल दे। तो सब लोग बैठे थे, सब लोग शांत थे। हमने कहा भैया गलत बात नहीं कह रहे हैं, आप जो है सिगरेट अगर पीना हो तो आप थोड़ी देर बाद पीजिए या बाहर निकल के पीजिए। बोले आप क्या दिक्कत है? हम लोग दिक्कत हो रही है, ये तो इलीगल भी है, आप जान लीजिए, और ऐसा नहीं करिए। देखिए हमें भी लग रहा। वहां थोड़ा सा झगड़ा करना पड़ा, और वो व्यक्ति एडमेंट था कि कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि एक तो क्या है कि क्या हम देख रहे हैं किसी को, तो क्या हम मना कर सकते हैं? अगर मना कर सकते हैं तो वी आर वन। दूसरा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो क्या हम उसको सपोर्ट भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? एंड आई हैव सीन मेनी टाइम्स कि वी डू नॉट कम आउट ऑफ सपोर्ट, busy in seeing what is there in WhatsApp and Facebook and others in metro stations and various places. So these are some of the small things that we can do at our end and make this great constitution a reality. Thank you very much for inviting me. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने विचारों से हम सबको रोशनी देने के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर नुजरत परवीन खान जी को। प्रोफेसर हैं आप जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से। मैम का विषय है अधिकार बनाम कर्तव्य, और मैं मैम को आमंत्रित करता हूं उनके संबोधन के लिए। मैम का छोटा सा परिचय है। डॉक्टर नुजरत जी ने 1992 में जामिया मिलिया इस्लामिया को ज्वाइन किया और डीन के पद पर भी कार्यरत रही हैं। डॉक्टर नुजरत जी ने बैनट यूनिवर्सिटी में भी लॉ प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है। मैम का एक विशेष मैं काम शेयर करना चाहूँगा कि मैम ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन विषय पर स्टडी का प्रोजेक्ट भी पूरा किया है, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ से मिलकर महिलाओं से संबंधित कानूनों पर एक कानूनी जागरूकता मॉड्यूल का भी निर्माण किया है। मैम यूर इनवाइटेड। I think my voice is very loud. It is otherwise audible to 80 students always. I know, I understand. I heard around 4,000, 5,000 people have. Good afternoon, everyone. More than that. Voice is. Respected Secretary, Sir, Government of India, Additional Secretary Rajendra Kumar ji, J.R. Raghavendra ji, who is quite well known to me already, a friend of mine, and Neeraj Kumar Tyagi ji,
and of course Ashutosh, who approached us, and my dear Neha. So, and rest of the people present here. And especially, I think, as I understand the purpose of this program, this whole program is to generate awareness of rights and duties among, the general people, which is the basic aim. Especially, we talk of paralegal volunteers, village-level entrepreneurs associated with the law programs, as well as many of the grassroots functionaries with regard to various ongoing community programs, such as maybe we have midday meal workers, or we have Anganwadi workers. I understand that. And I mean, the people who are involved in the empowerment initiatives programs through Department of Justice. So first of all, I would like to congratulate Ministry of Law and Justice and Department of Law and Justice with regard to carrying forward this basic aim of having laws. I feel we got independence way back, and our constitution came into existence, जिसके बारे में हम अभी शपथ भी, उसके प्रियम्बल हमने पढ़ा है, जिसके साथ उद्देशिका जो हमारा शुरू करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम आज़ाद हुए और हमने अपनी सारी चीज़ें बनाई, और उसी वक्त बहुत सारे और भी कानून आए, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, कुछ लॉज हमारे पहले के भी चल रहे हैं, पर हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो मासेस हैं, आई एम विल से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट आफ्टर 75 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, law is still a luxury. Only rich people, only affluent people knows law, can go for the enforcement of law. तो अब ये जो एक हमारा एफर्ट है, जिस एफर्ट में, जैसा कि अभी आशुतोष जी ने कहा, मैं करीब 8-10 साल से नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के साथ एसोसिएटेड हूँ. वीमेन रिलेटेड लॉज के अवेयरनेस जनरेट करना, और उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन या रेमेडीज अवेलेबल क्या हैं, एंड व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे आउट. क्योंकि अगर हम किसी को कानून की थोड़ी बहुत जानकारी दे भी देते हैं, या कहीं से वो लोग जान भी लेते हैं, तो उनको नहीं पता होता है, एक आम इंसान को, ये कानून या इसमें जो मुझे राहत मिली है, या जो इसमें मुझे कोई रेमेडी मिल रही है, वो मिलेगी कैसे. तो ये जो दिशा है, आपका जो इनिशिएटिव है, डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, which is, I think, the objective is to implement is pan-India. And to generate not only awareness, but in a way to talk about the delivery of the justice. It's commendable. And if taken seriously and taken ahead seriously, it will go a long way in fulfilling the real purpose of our lawmaking, real purpose of, जो भी कोई law बनता है, सबसे पहले वो सबके लिए होता है कोई कानून. उसके बाद वो कई बारी कुछ कानून हमारे यहाँ बहुत स्पेसिफिक कानून भी, अभी अनुराग जी ने बताया, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 की ही बात करते हैं, जिसमें एक राइट दिया गया है, there shall be no discrimination on the basis of caste, creed, color and sex. But simultaneously, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे यहाँ वीमेन जो हैं, उनको ज़रूरत थी अपलिफ्ट करने की. इफ़ वी टॉक ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल. कई बार उस इक्वालिटी को लाने के लिए हमें कुछ अनइक्वल लोगों को ऊपर लाने के लिए कुछ स्पेशल काम करना पड़ता है. तो वो उस माध्यम से भी हमने बात करी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात करी है. और अगर हम देखें, और आपके प्रोग्राम में भी मैं पढ़ रही थी, जो इससे पहले कई प्रोग्राम हो चुके हैं, और जो आप लोगों ने करें, चाइल्ड राइट, बच्चों को मसलन हम मानते हैं कि हमें ज़रूरत है उनके हक़ को बताने के लिए, उनके रिलेटेड कानून और स्पेशल लाने के लिए, या हम वीमेंस रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस, या वीमेंस रिलेटेड वीमेन एट वर्क प्लेस. तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. इनफैक्ट वो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, पर कई बार ऐसी भी बात होती है कि वीमेन के लिए क्यों स्पेशल कानून बनाए गए हैं, क्यों वो स्पेशल, वाई लॉज आर नॉट जेंडर न्यूट्रल. पर ज़रूरत है, अभी काफ़ी वक्त तक ज़रूरत है. तो जो आज का विषय है, स्पेशली keeping in view, we are, into the mode of Constitution Day. We are celebrating Constitution Day tomorrow on 26th of November, which is a very important day. And as already said by Rajendra Kumar ji, पहले इसका इतना महत्व नहीं दिया जाता था, फिर कुछ साल पहले शुरू हुआ तो लॉ डे करने लगे हम इसको, और उसके बाद हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे, और बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन भी होता है. एंड वी ट्राई टू जनरेट
मोस्ट ऑफ द पीपल के कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन अडॉप्ट हुआ था, और उसी के माध्यम से आज जो हम बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो हमारे पास कानून होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही हर लॉ की उत्पत्ति होती है, हर लॉ उसी से जनरेट होता है, हर लॉ को उसी के ऊपर खरा उतरना होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें हक देता है, जो हमें राइट्स देता है, कैन यू प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स तो देता है, और बहुत सारे राइट्स हैं। एक पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं आप सब पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा एड्रेस कर रही हूँ पैरालीगल वॉलंटियर्स को, और मे बी सम फंक्शनरीज एट द ग्रास रूट लेवल, तो मैं उसी मीडियम से बात कर रही हूँ। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर हम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं। जबकि फंडामेंटल राइट्स हमारे काफ़ी ह्यूमन राइट्स होते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमें एक्चुअली वो हमारे हैं, अंदर से हैं, वी आर बॉर्न विद दैट। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ स्वतंत्रता का अधिकार, या हमारी इक्वालिटी का अधिकार, या हमारा अपना कोई भी रिलीजन को प्रोफेस करने का अधिकार, या अभी हमने एजुकेशन का अधिकार भी जोड़ लिया है, या लिबर्टी का अधिकार। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रिविलेज देता है वो ये देता है कि इन अधिकारों को पाया कैसे जा सकता है। अगर ये अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, या ये आपके, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्पेसिफिक है। जो कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स में, अगर आप आगे जाके पहले दिखा सकते हैं, तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स आ रखे हैं। कैन यू प्लीज़ गो टू 2-3 नेक्स्ट स्लाइड, देन आई आस्क, गो नेक्स्ट जी। तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जहाँ राइट टू इक्वालिटी, अगर आप अगली स्लाइड में जाएंगे हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने उसको। जी, तो पीछे पे, हाँ, कानून के समक्ष, हिंदी वाले पे जाइए। समता का अधिकार, अपराधों के दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण, एंड देन प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो कहने का मतलब ये कुछ अधिकार हैं जो आप पढ़ सकते हो। ये अधिकार हमारे देश में सबको मिले हुए हैं, चाहे वो नागरिक हों या वो विदेशी लोग हों, और कुछ अधिकार हमारे सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। कैन यू प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये कुछ अधिकार हैं जो हमारे सिर्फ नागरिकों को मिले हुए हैं, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सबको समानता मिलेगी जॉब्स में, नौकरियों में। या फिर हमारे कुछ फ्रीडम्स हैं, 6 फ्रीडम्स दे रखी हैं आर्टिकल 19 में, जहां वो कहते हैं आपको बोलने का अधिकार। लेकिन जो से भी अधिकार हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी अधिकार आप लोग लें वो एब्सोल्यूट नहीं है। आपका ऐसा नहीं है कि आपका एक साइडेड है। जब भी कोई भी अधिकार आपको मिलता, अभी हम ड्यूटी की बात बाद में करेंगे, लेकिन अधिकारों के अंदर में हर अधिकार के साथ आपको लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, सड़क पे आप चल सकते हैं, बट सड़क पे आप ऐसे नहीं चल सकते दूसरों को मारते हुए चलें, दूसरों से टकराते हुए चलें। सड़क पे चलने का अधिकार है। और अगर इसी के साथ हम ड्यूटी जोड़ देते हैं, आप सड़क पे चल सकते हैं, लेकिन सड़क पे चलने के लिए आपको ट्रैफिक रूल्स का भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, हर अधिकार, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है या आपके जो और कानूनों में अधिकार हैं, हर अधिकार का एक लिमिटेशन होती है। इनफैक्ट हमारी लाइफ में ही लिमिटेशंस होती हैं। हम कोई भी चीज़ तो अकेले एब्सोल्युटली मनमर्जी से नहीं कर सकते। हम सिंपली भी अगर हम नहीं बात करते हैं दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, पर हमें किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। तो इन ए सिंपल लैंग्वेज, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बहुत स्पेसिफिकली कुछ आर्टिकल्स बना दिए। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आर्टिकल्स नहीं बनाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, वो हमारे बेसिक राइट्स हैं, वो हमारे इनएलिनेबल राइट्स हैं, वो हमसे जुड़े हुए राइट्स हैं। और उन्हीं राइट्स में से निकल के बहुत सारे और कानून बनते हैं, उन्हीं राइट्स में से निकल के बहुत सारे और कानून बनते हैं। मैं फिर से आर्टिकल अगर 14 पे जाऊँ, जो कहता है राइट टू इक्वालिटी एंड एंड देन इक्वालिटी, फिर एक्सप्लेन इन, या इक्वालिटी अगर हम बात करें तो वेदर इट इज़ बिफोर लॉ और फॉर द लॉ, तो इक्वालिटी अमंग इनइक्वल्स तो नहीं हो सकती। कई बार हमें उस इक्वालिटी को इक्वल करने के लिए बहुत सारे और लॉ बनाने पड़ते हैं, और इसीलिए आर्टिकल 15, 16, 17, 18 उसी का पार्ट है,
क्योंकि उस इक्वालिटी को लाने के लिए, उस बराबरी को लाने के लिए, उस समता को लाने के लिए, जो आप लोग अगर ब्रॉडली कहीं अगर देख लेंगे खोल के कि आर्टिकल 14 में तो इक्वालिटी दी, सब इक्वल है, सब इक्वल नहीं हो सकते। कई बार सेक्स के बेस पे सब इक्वल नहीं हो सकते, कई बार रीजन के बेस पे नहीं हो सकते, कई बार ज्योग्राफी के बेस पे नहीं हो सकते। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे फ्रेमर्स थे, वो हमारा कीपिंग इन व्यू द डिस्पैरिटी, कीपिंग इन व्यू द वेदर इट इज़ लिंग्विस्टिक, वेदर इट इज़ रीजनल, वेदर इट इज़ कल्चरल, उन्होंने बहुत ध्यान रख के बहुत स्पेसिफिकली आर्टिकल फ्रेम करे। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार की, तो जनरली हम कहते हैं हमें अमेरिका से बोरो करा है हमें, लेकिन नहीं, हम नहीं कहेंगे अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका वालों ने तो बहुत ब्रॉडली एक आउटलाइन दे दी है। हमने उसे बहुत स्पेसिफिक, बहुत कैटेगरिकल बनाया, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत थी डिफरेंट चीज़ों को। आर्टिकल 15 जैसे कहता है हमें रिलीजन को देखना था, हमें रेसिस को देखना था, कास्ट को देखना था, सेक्स को देखना था, प्लेस ऑफ बर्थ को देखना था, बहुत सारे ऐसे ये सारे एस्पेक्ट। तो आज की डेट में अगर हम सेक्स ही कहते हैं तो काफ़ी हमने इक्वालिटी लाने के लिए, उस आर्टिकल 14 को अचीव करने के लिए हमने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं अपनी वीमेन को एट पार लाने के लिए। कई बार हम एम्प्लॉयमेंट पर रिजर्वेशन दे देते हैं। अभी हमने जैसे ये वर्क प्लेस का ही कानून बनाया जिसमें हम कहते हैं दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। बट ऑफ कोर्स नाउ हाउएवर अभी हम बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी हमारी काफ़ी सारी वीमेन जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में आ गई हैं, कई जगह इक्वल नंबर में भी आ गई हैं, कई बार बढ़त भी होने लगी है। तो ये भी एक आवाज़ आती है, वाई देयर इज़ नो जेंडर न्यूट्रलिटी, आदमियों के लिए भी क्यों सेम नहीं है। ठीक है, वक्त आएगा जेंडर न्यूट्रलिटी भी हो जाएगी, पर ऐसे है डोमेस्टिक वायलेंस, सिंस वी हैव कम आउट ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो ये था कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा घर में होती हैं और उनके साथ प्रताड़ना भी होती है, उनके साथ वायलेंस भी होता है, तो उसे डील करने के लिए कानून। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल देने लगूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हमने इसलिए कानून बनाए स्पेसिफिक ग्रुप के लिए कि हम उन्हें बराबरी पे ला सकें। तो बराबरी पे लाना एक अपने आप में काम है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो हमारी फ्रीडम्स हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन या असेंबल होना या फिर यूनियंस बनाना, हर चीज़ के ऊपर हमारी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। तो आप लोग इस माध्यम से अगर समझें तो ये समझ सकते हैं कि हमें जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, या मैं कहूँगी और भी कानून मिले हुए हैं जहाँ आपके अपने राइट्स की बात होती है, हर जगह को रिलेटेड ड्यूटीज़ होती हैं, हर जगह आपको थोड़ी सारी कर्तव्य होते हैं। तो अक्सर हम लोग अपने जनरल लोग राइट्स के बारे में तो बात करना चाहते हैं, राइट्स के बारे में जानना चाहते हैं, पर अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जैसा कि ऑलरेडी अनुराग दीप जी ने बता रखा है कि उस वक्त हमने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स तो डाल रखे थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी उस वक्त नहीं डाली थी। 1976 में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो उस समय हमने और एक स्वर्णिम सिंह कमेटी थी जिसने सजेस्ट करा, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली जो कि इनिशियली 10 थी नंबर में। अगर आप जाना चाहें फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे जा सकते हैं। मैं कोई ख़ास स्लाइड्स एक्चुअली नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपना हिसाब से बता रही हूँ, बट फॉर द तो फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि टू अबाइड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इन सबको रिस्पेक्ट करना है और ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। अब इसे हम फंडामेंटल ड्यूटी या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मान लें या मॉरल ड्यूटी भी मान सकते हैं। ही ऑलरेडी सेड कि कुछ चीज़ें ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं होती, हमें खुद भी कर्तव्य होते हैं। बट फिर भी यहाँ लिखने के बाद एक हमारा ये जो ड्यूटीज़ हैं ये थोड़ी और ड्यूटीज़ से ऊपर ड्यूटीज़ हैं, जो अभी भी इन्फोर्सिबल तो नहीं है बाय कोर्ट ऑफ लॉ, बट टू सम एक्सटेंट हैं बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में है। एंड वेदर इट इज़ टू प्रोटेक्ट टू सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आई थिंक ये तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है अपने देश के लिए। इसमें एज सच अगर ड्यूटी में नहीं भी आया था, जब भी ये हमारा कर्तव्य था। फिर हमें साइंटिफिक टेम्पर के बारे में एक है, या फिर हमारे जो स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड है। आई मीन इवन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रियम्बल को अगर हम साथ रख के देखते हैं तो दे आर ऑल्सो मैचिंग। जस्ट लाइक अगर हम प्रियम्बल, वी ऑलवेज से वेदर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के लोगों में ये अक्सर एक डिबेट चलती है।
डिस्पाइट किसी आर्टिकल में नहीं लिखा गया प्रियम्बल, बट प्रियम्बल हर आर्टिकल का की है, हर आर्टिकल का की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स है, वो क्या चाहते थे। अगर हम अभी वहाँ का लिबर्टी वर्ड लेते हैं और हम आर्टिकल 21 या कोई सुप्रीम कोर्ट कोई केस का जजमेंट दे रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ते हैं, वो पढ़ के जानना चाहते हैं कि ये वर्ड लिबर्टी क्यों पड़ा था, ये वर्ड सॉवरेनिटी क्यों पड़ा था, या ये वर्ड सेक्युलरिज्म क्यों पड़ा था। उसके बावजूद भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अमेंड करा, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को अमेंड करा, जैसा कि 51 भी उसी 42nd अमेंडमेंट, जो एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, बहुत बड़ा एक चेंज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके माध्यम से आया। और जब आ गया है तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जानें कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि एक चीज़ों को साथ साथ समझना कि ये मेरे राइट हैं तो ये मेरी साथ में ड्यूटीज़ भी हैं, किसी भी हेल्दी नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप खाली अपना राइट्स को समझते रहें, खाली अपने राइट्स को जानते रहें, वो काफ़ी नहीं है एक अच्छे देश के लिए, एक अच्छे ग्रोथ जो कि इंडिया है। इंडिया एक बहुत अच्छी इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। वी आर डेवलपिंग सो मेनी थिंग्स, एंड ये वाला जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का to generate awareness among our masses about the law, जो सारे लोगों को पता हो कि उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या हक हैं, उनके क्या मूल अधिकार हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये बहुत ज़रूरी है और सबको पता होना चाहिए। ये सबको पता होने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम खुद ही वकील बन जाएंगे या खुद ही लॉयर बन जाएंगे, बट अगर आप ये जानेंगे तो आप नेशन की ग्रोथ में बहुत अच्छा एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। जैसे अगर आप ड्यूटी में आप ये लास्ट वाला वर्ड देखते हैं, टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस विच आर डेरिवेटरी टू द वीमेन, टू द डिग्निटी ऑफ द वीमेन। तो ये अपने आप में एक वर्ड जो फंडामेंटल ड्यूटी में लिख रखा है, कितने सारे कानून लाने से बचा देगा, या जो कानून है उनका इम्प्लीमेंटेशन आपके अपने माध्यम से हो जाएगा, ना कि हर वक्त कोर्ट जाना या पुलिस में जाना या फिर हर इतने सारे केसेस बनना। अगर आपको पता है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप वीमेन की डिग्निटी को कायम रखेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। या तो यहाँ कुछ और हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिनमें से लास्ट वन जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ी थी, एंड साथ में एक फंडामेंटल राइट भी जुड़ा था, आर्टिकल 21A, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की हम बात करें, वहाँ पर है कि हमें बच्चों को एजुकेशन और शिक्षा देना है, पर आई थिंक वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम टू दिस पॉइंट, बट वी हैव ऑलरेडी कम, एंड इट्स अ लॉन्ग वे वी हैव कम, and we are in the process of implementing free and compulsory education for each and every child with lots of facilities also. I understand that this was a big step, and it was a very difficult step by the government, and it was if we understand in terms of economy, it was big on the pocket of the government's exchequer, that कितना सारा to implement कि हर बच्चे को फ्री शिक्षा मिले स्कूलों में, उसके लिए स्कूल बनाना, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, और उसको एक ड्यूटी भी बनाना पेरेंट्स और गार्जियन की, वो अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजें। और मुझे उससे भी ज़्यादा लगता है वो जो शिक्षक हैं इन स्कूलों में, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी चल रही है, और वो बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं कि वो उन बच्चों को ना खाली शिक्षा ही नहीं देते हैं, बल्कि उनकी हर ज़रूरत का, हर चीज़ का, चाहे यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना हो, चाहे मिड डे मील्स प्रोवाइड करवाना हो, हर चीज़ का ध्यान, इन द सेंस इट्स देयर फुल ग्रोथ, दे आर लुकिंग इनटू नॉट ओनली एजुकेशन, क्योंकि वजह ही ये थी कि हमारे millions of children were not going to the school because of poverty. So if they are provided with meals, if they are provided with other infrastructural facilities to go to the school, they are ready to go, and they are going. And I understand, मैंने एक दो, क्योंकि हम प्रोफेसर हैं, कई बार इस चीज़ को मापने के लिए कि ये लॉ कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ रिसर्चेस करवाते हैं, तो 2-3 PhD करवाई हैं, जिसमें हमने जो स्टूडेंट जिस रीजन का था उसे अपने एरिया के
कुछ सिलेक्टिव सिलेक्शन करके कुछ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना और उसमें से दैट इज़ अ रिसर्च मेथडोलॉजी एक्चुअली कि कैसे वो अपना सिलेक्ट करेंगे विलेजेस और कितने जिनको आइडेंटिकल बना के सैम्पलिंग करके और बुलाएंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और रिजल्ट आने में समय तो लगता है थोड़ा, तो जो हमने जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं और अगर हम उसकी जानकारी और इस तरह के माध्यम क्रिएट कर ले तो मेरे ख्याल में तो इट्स गोइंग ऑन टू गो अ लॉन्ग वे। फिर मैं कहूँगी कि कोविड जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया, आई विल जस्ट कंक्लूड विद दैट कि कोविड का एक बहुत अच्छा पर्पस और एक बहुत अच्छा रिजल्ट, अच्छा आई एम सेइंग दो इट्स वेरी ऑड वर्ड बट बहुत अच्छा रिजल्ट है कि सबको जुड़ना आ गया। इतना कुछ हम इतनी दूर तक नहीं ले जा सकते थे जिसे कि हम आज ले जा पा रहे हैं। इनफैक्ट आई विल जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग, जब मैं NCW का ये वाला प्रोजेक्ट कर रही थी, मैंने उनका एक मॉड्यूल बनाया था लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम विद रिगार्ड टू वीमेन रिलेटेड लॉज। इट्स अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, इट्स स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल फॉर। तो उस वक्त जो मैडम चेयरपर्सन थी, शी आस्क्ड मी कि आपने मॉड्यूल बना दिया जिसे हमने अपनी डेस्क पर रख दिया या डिसेमिनेट करवा दिया, पर मैडम इसको हम हर लोग तो पढ़ नहीं सकते, इसे आपने अंग्रेजी में लिख दिया और हिंदी में लिख दिया, पर इसे फिर भी अभी अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने वाले बहुत लोग नहीं हैं, तो इसको डिसेमिनेट करने के लिए हम चाहते हैं आप इसके जगह जगह इसके प्रोग्राम करें, कुछ जैसे स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूल को ले लें और एक एरिया से। फिर शी सेड यू डू इट पैन इंडिया। आई रिमेंबर दैट वॉज वे बैक इन 14। पर मैंने कहा नहीं मैडम, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बहुत दिल्ली का या कुछ एरियाज ले सकती हूँ, दैट कैन बी अ मॉडल, यू कैन रिकॉर्ड दैट एंड इट कैन बी कैरीड फॉर, बिकॉज शी वांट कि वर्बली बोल के बताया जाएगा तो इट विल रीच टू द लार्जर मासेस, आउटरीच। तो पहला वर्ड मेरा यही था कि मैं कैसे, पर अभी ये जो मीडियम है जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं, आई फील सो प्रिविलेज्ड कि हम अपनी बात कितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं। हम चाहे वो हम फंडामेंटल राइट्स बताएं, चाहे वो हम उनको उनकी ड्यूटीज़ बताएं, चाहे वो और राइट्स बताएं, और राइट्स के साथ साथ खाली राइट बता देने से भी नहीं होता है, उनको रेमेडी और उस रेमेडी को अवेल कैसे करना है। तो आप लोग प्लीज़ वो मॉड्यूल्स देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सिंपल इलस्ट्रेशंस, आई हैव नॉट गॉन इन टू आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स या सेक्शन, क्योंकि वो भारी भारी सेक्शंस और आर्टिकल की लैंग्वेज जनरल पब्लिक को नहीं ज़रूरत है, ना ही उन्हें समझ में आएगा। उसका कैसे उसको सिंपल भाषा में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉक्सो, आई एम टॉकिंग कैसे बच्चे को किसने टच करा तो दिस विल अमाउंट टू, और इसके लिए क्या कर सकते हो, का कानून क्या है, उसका भी सीधा वाला सेक्शन या उसकी भाषा, और उसके लिए रेमेडी के लिए कहाँ जा सकते हो। क्योंकि कई बार जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस लॉ ही पढ़ते हैं, फिर हम कह देते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, वो कहते हैं कहाँ होंगे ये प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर तो पता था, प्रोटेक्शन ऑफिसर कहाँ मिलेगा, और अगर मिलेगा तो हमें उससे क्या कहना होगा। दे डोंट नो कि ये सिविल रेमेडी है, इसमें उनको खाली आदमी को जेल में नहीं रखवा देना है, बल्कि उनको कुछ कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, उनको कुछ घर में जगह मिल जाएगी। तो ऐसी बहुत सिंपल बातें अगर लॉ का नाम सुन भी लें तो फिर यही लगता है कि घर, क्योंकि हम क्रिमिनल लॉ में ही ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं अगर हमारे कोई डिस्प्यूट्स होते हैं। तो बहुत सारे सिविल लॉज में रेमेडीज़ हैं, लोगों को ये बात नहीं पता होती। फिर हमारी जुडिशरी का जो ओवरबर्डन जुडिशरी है, आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इफ डूइंग दिस, and simultaneously there are some type of short-term resolution of dispute methodology just on the pattern of legal aid and your some type of workshop or some type of program where we can counsel them, and many of the things can be withdrawn or can be solved with easier methods. I think with this I must conclude. I'm sorry I've not gone through all my slides, but which can be shared if you want, because they are also, I'm just talking about all these things. Thank you so much. धन्यवाद मैम, हमारे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बहुत आसानी से समझाने के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अपने अगले वक्ता डॉक्टर GV राव जी को। उनका विषय है राष्ट्र निर्माण में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व, significance of directive principles of state policy in nation building। डॉक्टर राव सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर राव ने अपनी कानूनी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की है और सन 1986 से आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली कॉमर्शियल, कस्टम, एक्साइज, कंपनी मैटर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शिपिंग, बैंकिंग, आर्बिट्रेशन और संवैधानिक मामलों में सर की विशेषज्ञता है। सर, फॉर प्रेजेंटेशन। थैंक यू राते जी,
राजेंद्र कुमार जी, राघवेंद्र जी, नीरज कुमार जी, आशुतोष, my fellow panelists, Madam Nuzahat Parveen and Anurag Deep, and all of the consultants, especially Shikha and others who are working with this, and all the viewers who are there right across the country. I'm happy that this initiative has been taken up by the Department of Justice. हम एक लोकतंत्र हैं, वी आर ए डेमोक्रेसी, और इस एज ए डेमोक्रेसी हमें अपना देश को कैसे बनाना है, उसको बड़ा करना है और लोगों के साथ लेके चलना में, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मेक्स हाउ वी आर ए डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, हमारे संविधान में दिया हुआ है, और दैट इज़ हाउ वी नो how the democracy we are as a functioning democracy, because in the constitution we have given practically everything functions, every law जो हम हर कानून बनता है वो हमारे संविधान के उस दायरे से, उस कनेक्शन से बनता है, वहाँ भी that originates from there, whether it is लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हमारे जजों के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करना है, कितना मेंबर होने हैं, और स्टेट असेंबलीज कैसे होना है, और एग्जीक्यूटिव गवर्नर्स पोजीशन, प्रेसिडेंट्स, में सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही जुड़ के आया है। ये हमने एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट बनाया, और सालों साल हमने इस पे आगे अमेंडमेंट्स लाके इसको बहुत और तरीके से, जैसे एज पर द टाइम्स वी हैव मूव टू इम्प्रूव द एंटायर डॉक्यूमेंट। सो इन सो फार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अभी आपने फंडामेंटल राइट्स सुना, फंडामेंटल ड्यूटी सुना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? इट इज़ द डायरेक्शंस एंड द प्रिंसिपल्स एंड द इश्यूज which a state government or even the central government should keep in mind while it is governing the country. इसमें वो चीज़ें दी हुई हैं जो चीज़ें। So can we go to the next slide please? Now जो B.N. Rao थे हमारे जो some of those people who made the Constitution of India, Dr. B.R. Ambedkar, one of the greatest legal genius India has ever produced, was given the chief architect, and then there were other persons and who say. So we have the directives principles are moral percepts of the authorities of state. किस हमारे को जो हमारे मॉरल्स रहना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर हम डिपेंड करके इनको स्टेट को गवर्न करना चाहिए, वो सब दिए हुआ है। एंड ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एंड दे आर मेंशन्ड फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। एंड हमने ये आयरलैंड और स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन जो जिससे लेके इनको अडॉप्ट किया है, हमने अपने तरीके से वी हैव पुट देम टुगेदर। दे इम्पोज मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट एंड क्रिएट वेलफेयर स्टेट, बिकॉज एसेंशियली एज ए डेमोक्रेसी आवर ग्रेटेस्ट एम इज वी आर ए सोशलिस्ट, sovereign socialist secular democratic republic. तो socialism is a part of it and welfare state is a concept. तो हमारे को हर सिटीजन का वेलफेयर देखना है, और ये सब चीज़ें हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें ये दिखाती हैं कि हम इस मॉरल से, इस तरीके से हम सारा सिटीजन्स का वेलफेयर देखे जाए। तो देयर वाज द सप्रू रिपोर्ट इन 1945, उन्होंने इस चीज़ को देखा। तो उस वक्त हमारे पास पॉसिटी ऑफ फाइनेंसेस, पॉसिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब देख के इन्होंने नॉन जस्टिसेबल किया। दे आर जस्ट गिवन गाइडेंस, बट ये कुछ इसके कानून भी बन गए हैं, लाइक राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ इट इज़ द बेसिक्स जो हमारे प्रियम्बल, अभी हमने सब पढ़ के देखा कि प्रियम्बल इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। इन सब को किस तरीके से एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको किस तरह से अपने को देती है अपने सिटीजन्स को, विच वी प्रोवाइड आर गिवन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स लिया जो हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है, जो हमारी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, हमारा देश का बेसिस है। Gandhian, जो गांधी जी who brought who won us the freedom, and liberal intellectual principles, that means कि हम एक फ्री सोसाइटी हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि एक टोटलिटेरियन सोसाइटी की जगह
हम liberal intellectual principles का मतलब we are free society, we are not governed by like totalitarian societies, some of which we have seen either in Middle East or in even some other neighboring countries where there is totalitarianism. So we give the freedom of the individual the greatest significance and importance, and we do everything for the freedom of the citizens and their welfare. That is what is enshrined in the directive spirit. Next slide, please. 36 में हमने अपना स्टेट पॉलिसी का मतलब कौन सा है, क्या है, what we have given them. It mentioned two characters and it is not enforceable, but that is we have gone beyond that. जो मैंने अभी बताया, अभी लीगल हम लॉज लेके आए हैं और इट इज बेसिस एंड एसेंशियल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. तो हम नेशन बिल्डिंग इसीलिए इसी तरह से कर पाते हैं जिस तरह से हम इन सब प्रिंसिपल्स को वी टेक देम इनटू अकाउंट एंड वी यूज देम to govern the country. Next slide please. 36 37 ये दिया. Then socialistic principles जो बोलते हैं, socialism का क्या मतलब है कि सबका भलाई, सबका taking everybody. So securing a social order through justice, social, economic and political, and to minimize inequalities of income, status, facilities and जो हमारे पहले जब as independence था, we had a very large section which was very poor, and we had a very large, very small section which was very rich. So we have to bring the inequalities और बराबरी का एक तरीका से हम ये through these principles we use. One is right to adequate means of livelihood, सबका, so that everybody is employed, gainfully employed, they are able to earn. Equitable distribution, there should not be a haphazard distribution, everybody should be taken care of, and there should not be monopolies where there are too rich people and too poor people. Concentration of wealth, we try to give everybody through means of taxation, through means of other means. अभी हमने CSR, जो CSR है, corporate social responsibility, is based on this कि हर corporate का entity कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर एक्टिविटी भी करे, अपनी जो उन्होंने अपना दौलत कमाया है उसको किस तरह से देश को दे, वो ये सब इसी से आया है. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, हम वी डोंट वांट डिस्क्रिमिनेशन. मैडम ने इतना, शी इज अ वुमेन्स राइट्स चैंपियन, शी हैज जस्ट टोल्ड यू. देन प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, हमारा हेल्थ अभी कोविड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम ज़्यादा और ध्यान देते तो अभी, बट स्टिल वी हैव डन अ ग्रेट जॉब वैक्सीनेशन के लिए सारा देश का. सो दैट इज द थिंग. चिल्ड्रन वर्कर्स एंड चिल्ड्रन एंड अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज. पहले बंधुआ मुक्ति होता था. आई माई सेल्फ वेंट एज अ कमिश्नर इन सर्टन बरेली एंड अदर डीपर इंटीरियर पार्ट्स वेयर देयर वर बॉन्डेड लेबर. वी वेंट एंड ensured that there is no bonded labor. We sensitized the government, took the power, and then opportunities. Right to education is one of the most examples. She touched upon it. I was a part of the National Alliance on Fundamental Right to Education. So a directive principle was converted into actually a law where free and compulsory education is being given from the age of 6 to 14 to all children, which is a big thing, although it is and we are the leaders in this. I represented India in the UNESCO conferences, in Indonesia, in Brussels, and I'm also a global education law forum vice president in Belgium, and we travel in Amsterdam and other places, giving our experience for African countries, etc. Next slide, please. Equal legal aid, which is what excellent job being done. I will come to a conclusion which I want to give to you. I'm inspired by this, what the work you have done. Right to work, right to education, unemployment and old age sickness. Now we are doing a lot of work in people who are elderly, senior citizens, giving them the tax benefits, giving them all kinds of support. Police people, they are given the job of seeing whoever are the elderly and living alone. Some of the children go away. A lot of work is being done into ensuring the old age people. All of this is because of what we have already taken up as in a part of our constitution. And right to education, I've already. Next slide, please. Then we not only women's, we've given leave for women's maternity leave, etc. Then even the conditions of factories, workers' conditions, providing some kind of support to them. Some women working, their children creche and all, in many factories and other places. All of these are they are a directive for the state to ensure that these things are done. They by various means they do. Then worker management,
Of course, we have to have a healthy relationship between the workers and the employers. That comes from here. Nutrition and midday meals, all these schemes that are there, which are being, this is again from the directive state. It is not imagined. These are every practical aspect of governance has been taken care. And we have also taken care to amend this to give to give the welfare of the people as we go by. Next slide, please. Then the Gandhian principle, the third one which we have said, village panchayats, it has been a big movement to ensure that the village panchayats are self-governing, they take care of their own. These days, some of the most educated people have started becoming the village. There's a lady village panchayat, the head in Rajasthan. She's been doing such good work. Our villages have become modernized. Our villages have becoming for self-governing. They've been getting modern facilities. Some of you may be even connecting them through video conferences and all, how we are working towards that. Cottage industries, we are giving great. If you go even in Karnataka side, we have, or even in Orissa, we have these small scale industries which are giving, whether they are household items, whether they are clothing. All of this great promotion is given, which is what Gandhiji was promoting, so that everybody has a livelihood. If they are, then we have democratic cooperatives. Recently we had some farm agitation, but it was solved. And we were seeing some of the cooperatives were not functioning properly. Then educational and interests of 46 says SC, STs and other sections of the society, we give them reservation, we give them opportunity to study, scholarships, etc. Next slide, please. Then we are very conscious of the fact, if you know, I have done some cases for the government for the Narcotic Control Bureau, that there is absolutely no tolerance, even by the courts. They don't get bail in the cases of drug abuse or alcohol consumption to people of a younger age. We've worked a great deal to ensure that they're educated. There are also, small, ill effects of alcohol. Of course, the stickers are also there. But some of the alcohol have also giving literature with respect to, alcohol abuse. It is a great problem, but some places the state ensures that the husband or whoever are becoming alcoholics, they come and, protect the family, give them guidance. Then, of course, one of the important things, and many people don't know, because you see, I have seen in villages, and some of you may have experienced, why the slaughter of cows and all the animals are there. They are a support system for the poor villagers. Many of them will sell their cow to be slaughtered, and they will be left with nothing. At least they will get nutrition, the milk, and they'll be able to earn some livelihood. Perhaps that is the reason why, more than the religious aspect. Of course, the religious aspect is for the purpose of ensure that the cows, which is they call it Kamdhenu, which gives therefore these things have evolved over the years, and it is a part of the directive state of principle, the prohibition of cow slaughter. And many people don't know about this. And through this medium, they will know that we, as far back when the Constituent Assembly was there, we introduced an Article 48 for that. Next slide, please. Then Uniform Civil Code is the reason. I've done a recent article on written an article which is published in a law magazine in India on uniform. The reason is that some of these things don't really need religion as a backing. They need that children should be maintained. Whether if there is a divorce, their maintenance should be provided. So in matrimonial laws, the Uniform Civil Code is so good for each family or those who go through it, and they are taken care of. It's a welfare of the citizens that we ask for uniform. Many people think that there is a religious continuity. It is not for that purpose. It is that in the Shabano case, etc. Subsequently, the women protested and said, no, we will need maintenance. We can't be governed by some law which is ancient. We need reform. All of this provides religious, some of this gives us religious reform, political reform, social reform, economic reform. All of this get to be incorporated through fundamental duties, directive principles and fundamental rights. Then, of course, the right to education 45. Next slide, please. Agriculture is so important that we have tried to bring reform there. We have through cooperatives, etc. Ancient monuments, historical monuments.
We have to preserve the cultural history of the country. Whatever be it is this. Tremendous work has been done by archaeological survey. Tremendous work has been done in keeping our culture alive, trying to improve that. We've got it from here. It is not some government imagined it. It is there in our constitution for those people who don't know that what we do with respect to our cultural heritage is also provided. Then separate judiciary from executive and public service. Now very important, Article 50 is that independence of judiciary is a very important issue, and you as Department of Justice will know that they are a completely separate organ of the government, because they must do justice. They must not be influenced by anybody, whether it's government, executive or legislative. It should not be. They must do justice, where government is also a litigant there a lot of times, that they should be doing it on the basis of what is true. And that is how we have greatly moved in strides, where the great faith is reposed in the courts. The great faith is reposed in the judiciary, because they are independent and they will take it on the merit of the issue rather than being influenced. If a policy is wrong by the government, they will declare it wrong or they will suggest amendments. So Article 50 is also again given there. So our entire governance is based on all of these things which we have. And international peace and security, we are one of the best nations in international peace of security, and we have maintained that. I am Vice President of Indian Society of International Law. I am fully aware how we abide by our foreign obligations, whether it's in payment of loans, to the IMF, to the World Bank. We are always there. We are never defaulting anywhere. Even our human rights record is fantastic. Of course, there will be some criticism, but every government department I've seen does great work, and they try to adhere to the what we have initially taken. And even the ASEAN, we have got credit. That is all in the initial stages which the founding fathers of the Constitution have done. Then international treaty obligations and settlement of disputes. We are doing a lot of work in arbitration. We have set up an arbitration center in Hyderabad, which is world class, so that our commercial disputes can be settled fast. We are doing mediation and arbitration in the courts as well, so that the legal aid movement is gained strength and we reduce our burden in the courts. And that is next slide, please. Now there are some cases. These are the most important cases, which have a few of them that have helped us get over that. And you see, in state of Madras with Champakam, this is a very famous case. Fundamental rights are enforceable and directed, but not. Fundamental rights would prevail over the latter and have to run as a substitute to fundamental. But this has changed. In this they have said the fundamental rights would be reduced to mere rope of sand if they were overridden. This law, which was originally said, has now been changed, and equal importance is being given to directive principles, and the conflict is removed. Then Kerala Education Bill, we have said that, which is out of this came the right to education. This thing held that affirming primacy of fundamental rights or directive principles in those days. Again, we have gone forward beyond this, and because they were in the earlier years. Next slide, please. Then Golaknath case, we have said that there should be an integrated scheme which is elastic enough to respond to the. This is where is the beginning. Those were the initial years. I'm trying to show that how we have moved from a regime of exclusive fundamental rights and giving lesser importance to directive principles to giving them the equality, which is started from the Golaknath case. Then the Minerva Mills again also said that the harmony and balance between fundamental rights and directive is an essential feature of basic structure of the Constitution. No government can ever amend the fundamental rights and the directive principles of the state policy because it becomes the basic structure of the Constitution. See how our Constitution has responded, how our judiciary has delivered judgments in making directive principles and important things, all of which I have cited are now the mantra for all state governments to carry out welfare activities to the citizenry of the country. Next slide, please. Then the N.M. Thomas case, they should be, again, you see, now you see after post 72, they said that they should construed in harmony with each other, and every effort should be made by respective courts to resolve any apparent inconsistency that exists between fundamental rights and directive principles. So now it is hand in hand. Directive principles have taken a great importance central to our Constitution. We have we are taking up many things like the right to. Now, post Justice Bhagwati, after he was there, I went for those
some of this bonded labor as a commissioner. I was sent by the court, and then which says Article 21 has become a very important right. It is the right to privacy. All of these rights are emanating the right to live by human dignity, free from exploitation, enshrined in the Article 21, derives its life and breath from the directive principles of state policy. So the importance have gained from strength to strength, and they are on an equal footing. Next judgment, please. The Olga Tellis pavement dwellers, Professor Upendra Bakshi was the one who was behind this. The rights of some of these people who have no place to live, they've all been were taken into account. The court has become more and more responsive to responsive to the citizens' needs, to the welfare of the citizen. That is the thrust of our this thing, which the fundamental rights have given the direction which the courts have interpreted. That is how we have gained the importance on directive principle. Then Charu Khurana's case, which is a very recent case, the Supreme Court of India again highlighted the importance of their existence in Part 3 by observing that fundamental right and directive principle are two wheels of the chariot to establishing an egalitarian social order. So we have come to that point as recently as that they are two wheels of a chariot to give you social order. And then next slide, please. Progress of a nation depends on its people. This is the greatest initiative that the Department of Justice has taken on this magnificent day, which we now celebrate in a big way. They call the Constitution Day, because आज के Constitution 1949 को हुआ, और 1950 Republic Day जो 26 जनवरी को होता है, वो हमारे गणतंत्र जो रिपब्लिक बनते हैं एक फॉर्मली आया है. तो इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे के हमें लोगों को सिखाने और उनको हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ, एक ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है. और इससे it guides the government to and the citizens also. It gives the direction, gives the duties, and it guides governments and teaches the decision to fall socially accepted. Next slide, please. I think that well, I've said enough about all that is. Can we go to the next slide? Yeah, thank you. And my conclusion, which I just on my while I'm discussing these things, that has come to my mind, that we have a district collector, we have a police chief, we have a judiciary. Like that, we must have a legal aid clinic and education cell, which must be there in every district and must percolate to every village and town where there is the government, which will educate everybody right through the year with their rights and duties. And that can be, you can connect with the NGOs, you can connect with the people, schools and colleges there, and it can percolate to every single child the moment it is there. So if you're able to establish, which you have seemed to have done quite a bit by that, but if you look at it and give them the power status, I think that's a great conclusion and a great takeaway on today's event. I congratulate you once again. Thank you for giving me this opportunity. धन्यवाद सर. हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एग्जाम्पल्स के द्वारा हम सबको समझाने के लिए अब मैं माननीय श्री SK जी रहाते सर, सचिव न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार को उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूँ. सर. न्याय विभाग के वरीय अधिकारीगण, आज के वेबिनार के हमारे एमिनेंट स्पीकर्स, डॉक्टर अनुराग दीप जी, प्रोफेसर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, डॉक्टर नुज़रत परवीन खान जी, प्रोफेसर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, एंड डॉक्टर GV राव, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. और इस वेबिनार में ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स, हमारे VLEs और अनेक सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े हुए हमारे ग्रास रूट फंक्शनरीज. इस वेबिनार में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं. और आपने ऑलरेडी जो हमारे एमिनेंट स्पीकर्स हैं उनको आपने सुना, और आप भली भांति अवगत है कि
26 नवंबर ये हम संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। शुरुआत में इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी आपको अवगत कराया गया कि 2015 में जो हमारे संविधान के शिल्पकार हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनके 125वीं जन्म तिथि के सेलिब्रेशन के अवसर पर सरकार ने ये निर्णय लिया। पहले 26 नवंबर ये नेशनल लॉ डे मनाया जाता था कि नहीं, 26 नवंबर अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा प्रतिवर्ष। और संविधान जो हमारा जो संविधान है वो इतना व्यापक डॉक्यूमेंट है जिसमें इतने आर्टिकल्स हैं और जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी को प्रभावित करते हैं। उसमें हर एक हमारे जो देश के नागरिक है उनको संविधान के अनेक पहलू से अवगत कराना, ये संविधान दिवस मनाने का एक विचार है और ये उसका पर्पस था। तो अब हम 2022 में 26 नवंबर को कल बहुत राष्ट्रीय स्तर पे संविधान दिवस मनाया जाएगा। हर एक राज्य में, हर एक सरकारी ऑफिस में, हर एक जगह हमारे संविधान की उद्देशिका को 11 बजे पढ़ाया जाएगा और उसमें ये हम सबको संविधान के जो हमारे प्रावधान है उसको हम कैसे अपने रोजमर्रा जिंदगी में कैसे आत्मार्पित करना है, ये हमको इसके लिए और एनकरेज करेगा। जस्ट आपको बता दूं कि कल राष्ट्रीय स्तर पे सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी शामिल होने वाले हैं सुबह इनॉग्रेशन फंक्शन में, और उसके प्लीनरी में माननीय राष्ट्रपति महोदया उपस्थित होने वाले हैं। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आज का ये वेबिनार का बहुत अधिक महत्व है। हमने अपने एमिनेंट स्पीकर्स को सुना, उन्होंने बहुत ही सरल और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से आपको अवगत कराया है कि कैसे हमारी जो संवैधानिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य है उसको हमको कैसे कार्यान्वित करना है, कैसे उसके बीच में बैलेंस है। और जैसे ये बताया गया डॉक्टर अनुराग दीप जी के द्वारा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्यों का क्या जैसे देश निर्माण में क्या उसका रोल है, बहुत व्यापक तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे मौलिक कर्तव्य 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये हमारे संविधान में शामिल किया गया और उसके पश्चात कुछ अमेंडमेंट्स और हुए, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को बरकरार रखा गया, जो दर्शाता है कि अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज इसका एक सपोर्ट है और इसको एक ऑथराइजेशन दिया हुआ है। फिर हमारे अन्य जो एमिनेंट स्पीकर है डॉक्टर नुज़रत परवीन खान जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से राइट्स, जैसे हमारे जो अधिकार है और हमारे जो कर्तव्य है उनके बीच में क्या रिश्ता है, कैसे हमको जैसे आप भली भांति अवगत है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि राइट इज ड्यूटी वेल परफॉर्म विथ ट्रू इंटीग्रिटी एंड डेडिकेशन, और we can earn the rights of our lives only when we perform our duties as citizens. तो ये मापदंड के आलोक में आपको हर एक नागरिक का
एक कर्तव्य है कि कैसे राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में आपको बैलेंस रखते हुए अपने जो मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करना है। फिर हमारे तीसरे एमिनेंट स्पीकर डॉक्टर जीवी राव ने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि जो हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है, कैसे हमारा गवर्नेंस सिस्टम डायरेक्टिव प्रिंसिपल से गाइड होता है। और उन्होंने उदाहरण के तौर पे काफ़ी चीज़ें बताई कि कैसे, जैसे एजुकेशन को कैसे, जैसे ये हमारा गवर्नेंस का एक आधार था और फिर बाद में वो फंडामेंटल राइट में भी कन्वर्ट हुआ है। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि गवर्नेंस के गाइडिंग प्रिंसिपल्स को जैसे सभी गवर्नमेंट्स ने अपनाते हुए कैसे उसको एक राइट का फॉर्म भी दिया हुआ है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शनिंग में, और उनकी सभी योजनाएं, सभी जो पॉलिसीज़ है, उसकी जो आधारशिला है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकलती है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये सुनने के बाद हमारा जो मेन जो आज के जो टारगेट ऑडियंस है, वो हमारे जो ज़मीनी स्तर पे जो हमारे जो फंक्शनरीज़ है, हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स, हमारे VLEs, हमारे सरकारी योजनाओं के फंक्शनरीज, तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और हम लोग तो जैसे राज्यों में ज़मीनी स्तर पे काम किए हुए हैं, एज BDO, एज CO, फिर उसके बाद SDM, फिर एज डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, जिला परिषद के CEO, जिला कलेक्टर, राज्य स्तर पे हम विभाग के सचिव, प्रधान सचिव रहते हुए फिर यहाँ पे आए हुए हैं। तो मतलब मेन एप्लीकेशन तो ज़मीनी स्तर पे है और ये आपके हाथों में है। हमने देखा है कि कितनी सारी योजनाएं जो हमारे गांव में कार्यान्वित हो रही है, सुनिश्चित रोजगार योजना, अनेक हमारे जो हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स है वो चल रही है, एजुकेशन में अनेक योजनाएं चल रही है, अपने जैसे बच्चों के लिए अनेक योजनाएं चल रही है। तो ये योजनाएं के कार्यान्वयन में भी आपको देखना है कि किस तरीके से जो हमारा जो संविधान में प्रावधान है, ये स्पेशल ग्रुप्स के लिए, विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या जो डिसएडवांटेज वल्नरेबल ग्रुप्स है, SC, STs, बैकवर्ड क्लास, उनके लिए ये योजनाओं का जो ये योजनाएं जिन टारगेट ग्रुप के लिए बनी है, कैसे योजनाओं का, कृपया अपना स्पीकर ऑफ कर दें, कैसे इन योजनाओं का लाभ उस टारगेट ग्रुप को मिले, ये भी एक हमारा जैसे बहुत बड़ा कर्तव्य रहेगा एज ए गवर्नमेंट फंक्शनरी, एज ए फंक्शनरी ऑफ डिपार्टमेंट डाउन द लाइन। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको आप, क्योंकि आपको जो जिम्मेवारी दी गई है वो आप उसके निर्वहन में ये इस तरीके से अपने जैसे सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ये अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग ने देखा है कि संविधान में जो प्रावधानित अधिकार और कर्तव्य है, उनको हमको अपने अलावा बाकी जो गांव के लोग हैं उनको भी आपको उनको आपको फैमिलराइज करना होगा, उनको बताना होगा और उनको भी जैसे एजुकेट करना होगा। अब ये जो VLEs हमारे हैं और जो हमारे जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स है, ये हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो योजनाएं चल रही है
उसमें आप जैसे एक्टिव रोल निभा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जैसे हमारी जो स्कीम है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया, इस योजना के तहत हमने पूरे देश में लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया है। उसमें आप काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। तो ये इसी के तहत ये वेबिनार के जरिए, मतलब आपको आज का विषय है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, बट ये समय समय पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अन्य विषयों पर भी वेबिनार सेमिनार कर रहा है। तो as like the member of the Department of Justice implementing a scheme, you have to ensure that the people at the village level, गांव के जो लोग हैं उनके बीच में ये संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दे। कहीं पे किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उनको आपको एजुकेट करना है कि इसके लिए एक्ट्स बने हुए हैं। हमारे स्पीकर्स ने कहा है कि हमारे बहुत सारे स्पेसिफिक एक्ट्स ये फ्लो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए जो समय समय पर हम लोगों ने एक्ट्स बनाई हैं फॉर, जैसे आप भली भांति अवगत है कि ये इससे आप वाकिफ है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट हमने लागू की है। साथ ही साथ और अन्य जैसे हम लोगों ने फॉर विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए एक्ट्स हैं, चिल्ड्रन रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए एक्ट्स हैं। तो ये तो जो लीगल प्रोविजन है ये तो अपनी जगह पे है। तो आपको ये इंश्योर कराना है कि किस तरीके से जो इस जिन लोगों का किसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का वायलेशन होता है उनको आपको एजुकेट करना है कि ऑप्शंस है, प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारी गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, लेकिन डिफरेंट एक्ट्स है जिसके तहत आपको न्याय मिल सकता है। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो संविधान दिवस के दिन आपको एक संविधान के प्रति अपनी जो हमने उद्देशिका में जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प को आपको इफ़ेक्टिव तरीके से अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और इस अवसर पर जो हमारे बीच में जो एमिनेंट स्पीकर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों की जानकारी दी है उस जानकारी के आलोक में मैं चाहूँगा कि आप लोग को इसका अच्छा लाभ मिलेगा और आप अपने कर्तव्यों का, अपने डे टू डे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके निर्वहन में ये आपको अवश्य फ़ायदा देगा। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। संविधान एवं संविधान दिवस के महत्व को हम सबके लिए रेखांकित करने के लिए न्याय विभाग द्वारा एक छोटा सा वीडियो तैयार किया गया है। मैं सभी अपने
पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगा कि उसे थोड़ा सा देखें। ठीक। हम भारत के लोग, We, the people of India, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. and to secure to all its citizens सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, justice, social, economic and political विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए equality of status and of opportunity, and to promote convention of व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए fraternity, assuming the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अभिनियम और आत्मर्पित करते हैं। do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Jai Hind. Jai Hind. जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। Jai Hind. जय हिंद। के लिए मैं मीडिया तत्वा टीम को बहुत धन्यवाद कहूंगी। अब मैं श्री नीरज कुमार गयागी जी, संयुक्त सचिव एक्सेस टू जस्टिस डिवीज़न, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मौके पे धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहा गया है। जब ये कार्यक्रम शुरू होता है तो ये लगता है कि ये चलता रहे, ख़त्म ही ना हो, और ख़ास करके जब बाहर से लोग आते हैं और इससे सिर्फ हम सबका नहीं, ग्राउंड पे जब ज़मीनी स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे सिपाहीसालार हैं, उन सबका एक हौसला बढ़ता है। और कॉन्स्टिट्यूशन डे से बेहतर ऐसा मौका नहीं मिल सकता था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। मैं सबसे पहले अपने वक्ताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर अनुराग दीप जी, प्रोफेसर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, डॉक्टर NP खान, प्रोफेसर जामिया, डॉक्टर GV राव, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप लोगों ने अपने विचार हमारे समक्ष रखे। हम लोग पढ़ करके और जान करके, लेकिन एक प्रैक्टिशनर के विचार सुन करके उसका एक सही आकलन हम लोग कर पाते हैं। आप सब ने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम आपसे विनम्र प्रार्थना भी करते हैं कि आगे भी जब हम लोग ऐसे कार्यक्रम करेंगे तो आप अपनी उपस्थिति से ऐसे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाएंगे। हम शुक्रगुजार हैं अपने प्रिय अतिरिक्त सचिव महोदय का, जिन्होंने संबोधन भाषण के लिए अपनी सहमति दी और दी भी। हमारे राघवेंद्र सर, हमारे सीनियर कलीग, हमारे रेस्पेक्टेड सचिव महोदय, जो हमेशा एक गाइडेंस देते हैं, एक संरक्षण देते हैं और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ पार्टिसिपेंट का, हमारे ग्राउंड टीम का, हमारे ज़मीनी कार्यकर्ताओं का, जो सीधे आम आदमी के लीगल ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमारे VLE, पैरालीगल वॉलंटियर पैनल, लॉयर, लॉ स्टूडेंट्स, टेक्निकल सपोर्ट के लिए CSE EGov एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न, जो हम लोग को लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है। इस रूम में उपस्थित सारे लोग, और अंत में मैं अपने टीम A to J को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अब तक कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है और आयोजन करने में अब उन्होंने अब एक तरह से महारत सी हासिल कर ली है। कमी है लेकिन उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है।
मैं आप सबका पुनः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में सहभागी होकर हमारी विभाग की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों का सक्रिय सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबको यह विश्वास है कि आज यहाँ से जो बात निकली है वो दूर तलक जाएगी। धन्यवाद।